नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी पॉइंट मौर्या में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम 12वीं क्लास की इकोनॉमिक्स की बुक, थ्योरी वाली बुक जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी, उसका अध्याय नंबर 1 जिसका नाम है साथियों स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। दोस्तों, इस पाठ के हम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करने जा रहे हैं जो कि साथियों परीक्षा के माध्यम हेतु बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, मैं उम्मीद करूंगा इस अध्याय के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो आपको क्लास में ही याद हो जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। साथियों ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, मतलब जब हमने दोस्तों इंडिपेंडेंट पाली, स्वतंत्रता पाली, तभी क्या क्वेश्चन बनता है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता थी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि क्या हम उस समय विकसित होंगे या विकसित होना, अल्प विकसित होना, सी गतिहीन होना, या ऑप्शन नंबर डी कहता है बी और सी अर्थात अल्प विकसित होना और सी गतिहीन होना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली तो उसमें हम विकसित कैसे, क्योंकि हमारा देश भारत आज भी विकसित है ही नहीं। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, अल्प विकसित होना और गतिहीन होना, मतलब जिसकी कोई गति ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के पास। कहता है स्वतंत्रता के समय जोते थी, जो हम जैसे हमने स्वतंत्रता पा ली तो उस समय दोस्तों जो जोते होती थी, मतलब कि जो खेत जोते थे, तो उसका आकार कैसा था? खंडित था, बड़ी था, सी कहता आर्थिक था, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका याद रखना आंसर जो था दोस्तों ए था, खंडित थी, है ना। मतलब कि स्कैटर्ड था, जो भूमि जो थी दोस्तों वो बिखरी हुई थी, टुकड़ों में इधर उधर थी। और आप पढ़े होंगे दोस्तों, छोटी छोटी जमीनों को एक जगह इकट्ठा करना ही चकबंदी कहलाता है, मतलब कि कंसोलिडेशन। ठीक है साथियों, अब चलते हैं हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कहता है दोस्तों, यह खेती जिसमें परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए फसलों का उत्पादन किया जाता है उसे कहा जाता है। जब दोस्तों कोई भी परिवार जो है अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए जिन फसलों का उत्पादन करता है उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? गतिहीन कृषि बोलेंगे, निर्वाह कृषि बोलेंगे, व्यापारिक कृषि बोलेंगे, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों याद रखना, जब कोई कृषक जो होता है अपने परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो फसलों का उत्पादन करता है उसको हम कहते हैं निर्वाह कृषि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो साथियों निर्वाह कृषि क्या होती है? जो सिर्फ अपने जीवन की बुनियादी जरूरतों के लिए जिन फसलों का हम उत्पादन करते हैं। अगर मैं व्यापार के पर्पज से, बिजनेस के पर्पज से, ट्रेड के पर्पज से मैं कोई फसल का उत्पादन करता हूं तो वो व्यापारिक कृषि कहलाएगी। क्लियर साथियों? तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर साथियों? जिसको हम निर्वाह कृषि इंग्लिश में बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, अब चलते हैं साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कहता हस्तशिल्प के पतन का कारण, जो हैंडक्राफ्ट था दोस्तों उसका डीके क्यों हो गया, या वो क्यों घट गया, या उसका एंड क्यों हो गया? तो दोस्तों पहला कहता है ब्रिटिश जो प्रशुल्क नीति थी, मतलब कि जो टैरिफ पॉलिसी थी, या मानव निर्मित मशीनों से, मतलब कि मानव द्वारा जो बनाई गई वस्तुओं से मशीनों से प्रतियोगिता होने लगी, या ऑप्शन नंबर सी कहता है मांग में नए तरीके, या उपरोक्त में सभी। तो दोस्तों इसका जो आंसर है हमारा जो हैंडक्राफ्ट है वो एंड क्यों हो गया? बिकॉज उपरोक्त सभी से, क्योंकि दोस्तों उस समय सीमा शुल्क भी बहुत तेज हो गया। अगर हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते थे तो एक्सपोर्ट में भारी टैक्स लगा दिया जाता था, बट इंपोर्ट व ब्रिटिश द्वारा बनाई गई वस्तु को जब भारत में ही आगमन करते थे, इंपोर्ट करते थे, क्या करते थे दोस्तों? इंपोर्ट करते थे, तो उस पर कोई चार्जेस नहीं होता था। इसलिए दोस्तों क्या करता ब्रिटिश जो लोग थे वो क्या करते थे? भारत को कच्चे माल का उत्कृष्ट साधन का स्रोत मानते थे। तो दोस्तों वो क्या करते थे? विदेशों में आसानी से सस्ते दामों पर ले जाते थे और उल्टा ही महंगे दामों में इंडिया में बेचते थे। ठीक है, और दोस्तों हमारे जो भारत में लोग हाथों से बनाते थे तो उससे क्या होने लगी? मशीनों से प्रतियोगिता होने लगी और लोगों का मांग का नया स्वरूप बदलने लग गया। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हमारा 5वां नंबर प्रश्न।
कहता है स्वेज नहर खोली गई। दोस्तों स्वेज नहर जो है वो कब खोली गई साथियों? इसका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? 1869 में खोली गई। ठीक है साथियों। ओके, हमारा छठा प्रश्न। छठा कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत का शुद्ध निर्यातक, मतलब कि हमारा नेट एक्सपोर्ट। याद रखना दोस्तों, नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालते हैं? इंपोर्ट माइनस, है ना, निर्यात माइनस आयात, मतलब कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है साथियों। तो याद रखना साथियों, कहता है क्या है? शुद्ध निर्यात। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत शुद्ध निर्यातक था। किस चीज का दोस्तों? याद रखना, प्राथमिक उत्पादकों का, औद्योगिक उत्पादकों का, सी पूंजीगत वस्तुओं का, या कृषि वस्तुओं का। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है प्राथमिक उत्पादों का, मतलब कि कृषि से जो भी संबंधित वस्तुएं थी, चाहे वो फसल हो, चाहे वो मसाले हों। तो दोस्तों याद रखना कि उस समय सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता था प्राथमिक क्षेत्रों के उत्पादित वस्तुओं का। ठीक है साथियों। अब चलते हम अपना सातवां प्रश्न। कहता है कि उच्च शिशु मृत्यु दर प्रतीक। जब दोस्तों उच्च शिशु मृत्यु दर, जब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मरते थे, तो उसका क्या प्रतीक था दोस्तों? उसका प्रतीक था साथियों अत्यधिक निर्धनता का और खराब स्वास्थ्य सेवा का। तो इसलिए इसका आंसर बनता है साथियों सी। कहता है उस समय दोस्तों बहुत ही अत्यधिक निर्धनता थी, एब्जेक्ट पॉवर्टी, है ना। और बी ऑप्शन बनता है खराब स्वास्थ्य सेवा। तो इसका आंसर बनता है सी। क्लियर? अब हमारा लास्ट और अंतिम प्रश्न कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय समाज में लिंग पूर्वाग्रह को दर्शाया जाता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय समाज में लिंग पूर्वाग्रह को दर्शाता है साक्षरता दर से, है ना, कि उस समय दोस्तों हमेशा क्या किया जाता था? जेंडर बायस किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। किसके? लिंग पूर्वाग्रह में खाली मेल पर्सन को ही एजुकेशन के ऊपर सपोर्ट किया जाता था, पर फीमेल पे नहीं किया जाता था दोस्तों। ठीक है। तो साथियों मैं उम्मीद करूंगा इस अध्याय का स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था के आपने महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कर लिया। साथियों इसी अध्याय के मैंने थ्योरी भी समझाई है। अगर आपने इसकी थ्योरी नहीं समझी है दोस्तों, तो प्लेलिस्ट में जा करके इंडियन इकोनॉमी, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास में आप इसके थ्योरी भी पढ़ सकते हैं। तो साथियों मैं उम्मीद करूंगा कि आपने जो पढ़ा वो आपको क्लास में ही समझ आया। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगली क्लास में।